अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, बेटा आवाज आ रही है मेरी? अब काइंडली रिस्पॉन्ड कीजिएगा जरा। ठीक है, चलो। जो हजरात फिजिकल बैठे हैं, आप जरा इतनी सारी चीजें देख के टेंशन बेटा ना लीजिएगा। आपको इंशाल्लाह वैसे ही नजर आएगा जैसे नजर आता है। मसलन फॉर एग्जांपल, सर आपका नाम क्या है सर? मेरा फ्रेंड एक पुराना बैठा, अफान। तो अगर मैं आपके सामने अफान लिखूं तो आपको बोर्ड पे लिखा नजर आता है? जरा देख के बताएं। वो सर जी लिखा नजर आ रहा है सर। अफान का माल है यार। अच्छा सॉरी, अफान साहब कह रहे थे आप, आपने वो नहीं ना लिखा सर। तो आप लोगों को बेटा एज इट इज वैसे ही नजर आएगा जैसे नजर आना चाहिए शायद। ठीक है, तो इसकी टेंशन करनी अपना लें। बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द क्लास, चंद एक जरा आपसे गुजारिशात करनी है आपसे। सबसे पहले तो आपका मास्क ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे मेरा है। ऐसे ऐसे हो सकता है। आपने ऐसे क्वेश्चन पूछना हो तो डेफिनेटली आपको पता है जरा गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं उसको खास तौर पर जरा स्कूल्स एंड कॉलेजेस के लिए जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो प्लीज जरा मेक श्योर। सेकेंडली, आपने गैप तो छोड़ा है लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में भी जरा रूटीन रखिएगा। क्लास के बाहर भी कोशिश कीजिएगा जरा, अगर गैदरिंग्स कम हो लाइब्रेरी में जाएं, या ये इसके गूंज भी इधर आतिफ साहब को बुलाओ, लाइब्रेरी यूज करें या कैंटीन यूज करें। उस केस में भी कोशिश करिएगा जरा थोड़ा सा गैप वगैरह रखें अपने। वैसे तो चेयर्स पे शायद क्रॉस लगा हुआ है, थोड़ा सा जरा आप लोग भी केयर कीजिएगा। तो आई होप कि आप मेरे साथ इस हवाले से भी कोऑपरेट करेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, उसके बाद जरा अब हम अपने सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं। मेरी आवाज में गूंज है जरा? तो एक मिनट जरा मैं आवाज से आ रहे हैं। ये नीचे बात ठीक, नीचे बात ठीक तो करना सही। ये क्लास से पहले चेक करो ना यार। ये आवाज में जरा इको आ रही है जरा। हाँ जी जी, अब ठीक है बस। आवाज ठीक है, आप बड़ा बताइएगा। नहीं अब गूंज तो नहीं आ रही अब? नहीं, आवाज ऊंची रखिएगा लेकिन गूंज ना आए। आवाज हल्की ना करें। मेरी बेटा आवाज प्रॉपर आ रही है आप लोगों को? उसमें अभी को खत्म हो गई है? अभी भी हल्की सी है थोड़ी सी। एक बार सही कर दें ताकि बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। आप बेटा जो ऑनलाइन है ना, ये ऑनलाइन वाले बी को कह रहे हैं। आप लोग जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सबसे पहले ना अगर कोई इशू आ रहा हो तो अपना कनेक्शन चेक कीजिएगा नेट का। अगर इवन देन इशू आ रहा हो फिर अपनी ये चैट बॉक्स में लिख के मुझे भेजिएगा। अब है जी एक आवाज? नहीं अभी भी इको आ रही है। जी अब ठीक है, लेकिन अब आवाज मुझे हल्की लग रही है। आवाज हल्की है, थोड़ी सी आवाज फुल कर दी। जी अब आवाज फाइनली बेटा ठीक है यार? चलो मेरे ख्याल अब ठीक है। अब नीचे भी एक नजर देख के मुझे जरा बता दें। जी नीचे आ रही? जी मुबीन नीचे आवाज है सही है? ठीक नहीं है आवाज? नहीं वो मेरे ख्याल सही नहीं है। अच्छा, तो नीचे वाला कनेक्शन भी तो यहीं से है ना? सर जी क्या बोलूं सर। अब तो मैं बोल बोल के थक गया।
सही है सर। चलिए अल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं अभी तो मैं बोल ही रहा था, खराब कैसे होगी? मेरे बोलने से ठीक हो जाती है। नहीं ये अभी दोबारा आपने हिलाया पिछली क्लास के बाद, ये तो फिर सारी इको होगी। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप लोग 2 मिनट आंखें बंद करना, तो रेस्ट करना, एक लगा के आंखें बंद करना, आंखें बंद करना। नहीं मैं बोल नहीं ना रहा। नहीं अभी आप लोगों ने डिस्टर्ब ये छेड़ा था दोबारा, ये F2 के बाद एम अभी F2 के बाद इसे। अब तो आवाज है ही नहीं मेरे ख्याल। यहाँ से गूंज रही। सर थोड़ा ऊंचा बोल लेता हूँ, ये तो यहाँ गूंज रही है, यहाँ नहीं गूंज रही। या थोड़ी सी आवाज है ज्यादा है। नहीं ये आवाज ज्यादा है, थोड़ी सी आवाज कम कीजिएगा। नहीं अब 1 मिनट, इको नहीं है मेरा ख्याल। इधर भी। नहीं सही होगी तो कहेगा, उसके सही होगी तो बताएगा, ऐसा नहीं बीच में ना बता देगा। इसका सही हो गई है तो बताइए। आपको बेटा पेज मिला होगा, काइंडली पेज सामने रखना है। आज हम इस तरह करते हैं अपनी इस डिस्कशन को। अब थोड़ी सी आवाज वैसे ज्यादा है लेकिन, और सर जी मैंने ठीक पढ़ना है। ठीक है चलो, ठीक है ठीक है। इस सब्जेक्ट की बेटा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम FR1 का जो सिलेबस है थोड़ा सा उसका हमें आइडिया हो जाए। इसको भी पढ़ने से पहले आपने जो इंट्रो में काउंटिंग पढ़ी है उसी की बेटा अब ये कॉन्टिन्यूटी है। लेकिन इंट्रो में क्या हमने पढ़ा, थोड़ा सा 1 मिनट में मैं अगर आपको रिवाइज करा दूं। हमने इंट्रो में, अगर मैं उसे सम अप करूं जो हमने सारा पढ़ा, कोई ऐसे अपने साहब हैं जो इंट्रो और FR1 कंबाइन पढ़ रहे हैं? नहीं मतलब मैं अपना सवाल जरा 1 मिनट रिपीट कर दूं कि जिन्होंने इंट्रो भी अभी पढ़नी है, आपने मेरे से खास तौर पर जरा क्लास के बाद जरा मिलना है।
हाफ पढ़ी हो, पूरी ना की हो, अटेम्प्ट ना दी हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मतलब कोई ऐसा तो नहीं जिसे मेरी तरह से डेबिट क्रेडिट ना पता हो, मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ। मेरे जैसा कोई डेबिट क्रेडिट ना पता होने वाला तो नहीं है कोई। अगर खुदा ना खास्ता मैं पूछ बैठूं कि मशीनरी खरीदी, एंट्री बता दें तो बता दिया करेंगे, बता ही दें जरा। यानी कि ये हालात ना हो कि मैं इन चीजों में फंस जाऊं, क्योंकि आप बताएंगे तो मैं कुछ लिखूंगा या मैं तो लिखने आया हूं। तो अब जरा सॉरी, हम वापस आ जाए इंट्रो पे। बेटा जो हमने पढ़ा है वो ये था कि एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस कर रहा है, और एंड में जाके फिर हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के तौर पे बिजनेस हो रहा हो तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब वर्ड बोला जाता है तो आपके जहन में क्या आता है? स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यकीनन कंपोनेंट्स के एंगल से अगर आपने रट्टा लगाया हो तो वो 5 है, तो है जहन में, लेकिन बनाएंगे आपने दो ही है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। अब FR1 में ये होना है कि हमारा फोकस इंडिविजुअल बिजनेस और पार्टनरशिप की बजाय कंपनी की तरफ हो जाएगा। आपने इंट्रो में ये तो जरूर थ्योरेटिकली पढ़ा होगा कि बिजनेस स्ट्रक्चर्स 3 तरह के होते हैं, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। तो अब हमारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा FR1 FR2 ऑनवर्ड्स कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। ठीक है। और अब जब हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस करेंगे तो FR1 के सिलेबस में वो दो कंपोनेंट्स जिसका हमें थोड़ा सा आइडिया तो है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, वो तो एज इट इज ही है, लेकिन उसके अलावा भी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और इवन थोड़ा सा किसी ना किसी हद तक नोट्स भी अब आपके सिलेबस का पार्ट है। मैंने 5 कंपोनेंट्स बोले हैं, सबको पता चला मैंने क्या क्या बोला? तो नंबर 1 अब हमारा फोकस शिफ्ट हो जाएगा कंपनी की तरफ, और नंबर 2 फिर अब हम कुछ नए कंपोनेंट्स भी कैसे बनते हैं वो भी बनाना सीखेंगे। ठीक है। अब इस थोड़ी सी बात को मैंने की, इसको जहन में रख के आपको जो पेज मिला वो जरा सामने रखना। ये आवाज में अभी भी इको है, उन्हें कहीं ना जाए यार। नहीं अब काइंडली बेटा, मैं आई अप्रिशिएट, लेकिन हम शुरू कर लेते हैं, वो छोड़ो। जी सर, एक पेज पेन रख लें हाथ में। इस पेज को पढ़ने का सिर्फ आज मकसद ये है कि हमें कम से कम टॉपिक्स के नाम पता चल जाए, और नंबर 2 अगर कुछ पुराने टॉपिक्स हैं जो आगे इसी FR1 में दोबारा कंटिन्यू हो रहे हैं उनका भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक ग्रिड बनी हुई है जिसमें सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। उन 3 पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन पहले हम पढ़ लें, देन फिर हम उसकी ग्रिड एक नजर देखना चाहेंगे तो बाद में देख लेंगे। तो फर्स्ट जो इसका एरिया है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, से ऊपर लिखा हुआ है। इसमें 3 हेडिंग्स हैं, इसमें 3 सब हेडिंग्स नीचे आ रही हैं। क्या क्या लिखा हुआ है? IAS 1, आगे पढ़ें, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, खास तौर पे कौन सी स्टेटमेंट? चेंजेस इन इक्विटी। हमें जरूरत तो पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की, लेकिन शायद वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उस तरह से क्वेश्चन भी नहीं आएगा। वो कैसे फिर होगा वो मैं बताता हूँ। मतलब एक नई चीज क्या है इसमें, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है इसमें। अब ये क्या होता है डेफिनेटली वो तो एक अलग से डिस्कशन है। फिर नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा नजर आता है? प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। फिर एक ग्रुप की कैश फ्लोज भी होती हैं, वो डेफिनेटली भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो फिर आप जब फाइनल लेवल में जाएंगे उस वक्त आपके सिलेबस का पार्ट है। अब एक चीज और आगे जाने से पहले जरा आप अपने चाहे पेज के एंड पे लिख भी लीजिएगा। हमने ना असल में अब सारे सिलेबस में एक जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बेस पे बनती हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन थोड़ा सा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। कोई भी अगर बिजनेस में एरिया है, मसलन फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस ने कोई नॉन करंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम खरीदी है कुछ चीजें जहन में, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह, तो अब इसको अगर परचेज किया है तो डेफिनेटली जो भी एसेट आपका वो डेबिट हो जाएगा, कैश या पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। फिर इसको बाद में डेप्रिशिएट करना है चीजें जहन में। तो ये जो सब कुछ हमने ट्रीटमेंट्स पहले डिस्कस किए हैं ये सब ना कुछ स्टैंडर्ड्स में लिखे हैं। अकाउंटेंट्स की एक बॉडी है, उसका नाम है IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटेंट्स ने मिल के
हर एरिया से रिलेटेड अकाउंटिंग के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाई किए हुए हैं। एक और एग्जांपल के तौर पे आपने कभी सुना इन्वेंटरीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट? अब ये भी एक रूल है, हमने अप्लाई किया है, अकाउंटेंट्स ने मिलकर डिसाइड किया है, फिर कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए FIFO भी है, वेटेड एवरेज भी है। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड में अकाउंटेंट्स ने मिल बैठ के डिसाइड किए हैं। ठीक है, तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं तो दो तरह के नाम से आपको स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। मेरी बात एक मिनट पहले सुन ले पूरी। IFRS एक वर्ड होता है, ये मैं एब्रिविएशंस का मीनिंग बोल भी दूंगा, लिख भी दूंगा, आप पहले सुन लीजिएगा। और सर IFRS स्टैंड्स फॉर है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। मतलब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं तो उन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नाम फिर इस तरह से रखे जाते हैं, IFRS 1, IFRS 2, 3, 4, 17 तक ये बन गए। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें IES के नाम से बोला जाता है। IES स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो IFRS के नाम से भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, IAS के नाम से भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। फर्क क्या है? आज से तकरीबन 10-15 साल पहले तक जो स्टैंडर्ड्स बनते थे, पुराने स्टैंडर्ड्स बनते थे, वो बनते थे IAS के नाम से, और ये भी 1 से लेके अप्रोक्सीमेटली 41 तक है। लेकिन अगर इन एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में से कोई स्टैंडर्ड चेंज हो जाए, 15 ईयर्स से पहले पहले तक जो स्टैंडर्ड बनते थे अप्रोक्सीमेटली वो IAS के नाम से होते थे। अब अगर कोई नया स्टैंडर्ड आना है या पुराने में कोई चेंज आना है, तो नया स्टैंडर्ड अब जब बनता है तो अब वो IAS के नाम से नहीं है, वो फिर अब IFRS के नाम से बनता है। इन अदर वर्ड्स, पुराने स्टैंडर्ड्स क्या है IAS के नाम से हैं, और नए स्टैंडर्ड्स, मसलन अगर आप सब हमने बोलूं IS2, तो बस आपके जहन में ये आना चाहिए। लेकिन पुराना वो स्टैंडर्ड जो अभी तक चल रहा है, वो पुराना स्टैंडर्ड जो अभी तक चल रहा है वो IAS के नाम से ही है। लेकिन अगर कोई नई डेवलपमेंट्स की वजह से कोई नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्पेसिफाई होने हैं, तो या तो नया स्टैंडर्ड बन जाएगा, और अगर पुराना खत्म होके उसकी जगह कोई नया आ रहा है, तो नया स्टैंडर्ड चाहे पुरानी की जगह आ रहा हो या नई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स आ रहे हो, वो अब IFRS के नाम से होंगे। लेकिन अगर मैं कभी सिर्फ IFRS बोलूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ, अगर मैं ब्रैकेट में लिख दूं IFRS, तो इकट्ठा जब मैं वर्ड बोलूंगा तो आई मीन्स टू से कि मैं ISS की बात भी कर रहा हूं और IFRS की बात भी कर रहा हूं। मतलब फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ रजिस्टर देखिए, अब बस रजिस्टर, बस एक सेकंड बेटा। जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बुक खरीदेंगे ना, तो उसके बाहर लिखा होगा IFRS। लेकिन जब आप इसको खोलेंगे तो इसमें दो तरह के स्टैंडर्ड्स मिलेंगे। पहले कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे 1 to 17 अराउंड IFRS के नाम से, IFRS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17 तक। जब वो खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद फिर क्या मिलेगा बताएं? फिर IAS 1 शुरू हो जाएगा। तो कलेक्टिवली पुराने नए को मिला के अब नाम क्या है? IFRS ही है। लेकिन IFRS बुक विल कंटेन IAS एज वेल एज IFRS। ठीक है जी? तो इन वर्ड से परेशान आपने नहीं होना। मैं IAS बोलूं या IFRS बोलूं, आई मीन्स टू से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो अब इनमें से कौन कौन से IAS या IFRS हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो दोबारा वहां सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ था? दोबारा शुरू करें सर जी। सबसे पहले नहीं, स्टैंडर्ड्स के अब नाम पढ़ा ना जरा। IAS 1 नहीं, मतलब साथ 1, IAS 7 किससे रिलेटेड है? कैश फ्लो कैसे बनती है। फिर एक स्टैंडर्ड नहीं है, ये वैसे कुछ टेक्निक्स बनी हुई हैं। जब आप कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, तो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? अकाउंटेंट्स बनाते हैं, और किसने बनाए? लेकिन अकाउंटेंट्स अपने लिए नहीं बनाते, यूजर्स के लिए बनाते हैं। यूजर्स के लिए बनाते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूजर्स कौन से होते हैं? बहुत से यूजर्स हैं, बोले 3-4 जरा जेन में बोले। शेयर होल्डर्स, बैंक्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक वगैरह वगैरह, रट्टा लगाया होगा यार। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट्स अपने लिए नहीं बनाते,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट्स बनाते हैं लेकिन यूजर्स के लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट यूजर कंपनी के एंगल से मैं बोलूं तो वो शेयर होल्डर्स, कंपनी के ओनर शेयर होल्डर्स। तो इन शॉर्ट वर्ड्स कंपनी के शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन के लिए प्राइमरी तौर पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे शेयर होल्डर्स ने ये डिसीजन लेना होता है कि क्या जिस कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे हैं, ये अपने लॉ में छोटे से वर्ड्स पढ़े होंगे, मैं इसलिए बीच में बोल रहा हूँ, तो सुना है लफ्ज कभी शेयर्स, तो क्या वो शेयर्स रखें अपने पास या बेच के किसी और कंपनी के शेयर्स ने, अगर इस कंपनी की परफॉर्मेंस सही नहीं है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे शेयर होल्डर्स डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजन लेने के लिए वो एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको जरा थर्ड लाइन में जरा ढूंढने वर्ड, रेशियो एनालिसिस ढूंढने की, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस। तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं तो शेयर होल्डर्स डिसीजन लेना चाहते हैं, डिसीजन लेने के लिए वो कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है एक डिटेल टॉपिक इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा मैं। मेरी एक छोटी सी एग्जांपल देखें जरा, बोर्ड पे देखें, लिखने की जरूरत नहीं है, आपसे एक छोटा सा ओपिनियन मैंने लेना। फर्स्ट करें दो कंपनीज हैं, कंपनी ए एंड बी। लेट्स अज्यूम कंपनी ए की सेल है 100 मिलियन, बिलियंस में लिख रहा हूँ, कंपनी बी की सेल है सपोज 50 मिलियन। लेट्स अज्यूम कंपनी ए की कॉस्ट ऑफ सेल है 80 मिलियन एंड देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट है, सारी बातें यार देख लीजिएगा। और सपोज कंपनी बी की कॉस्ट ऑफ सेल 30 मिलियन है और देयरफॉर उसका ग्रॉस प्रॉफिट भी 20 मिलियन। देख मेरी फिगर्स ठीक है, ठीक है। बताइए किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है? सेम है सर, ये बेटा सेम तो एक डॉक्टर भी कह सकता है। नहीं मेरे बस सही जवाब दिया होगा, सेम है, मैं भी एग्री करता हूँ, सेम ही है, 20-20 सेम है। लेकिन अगर हम अकाउंटेंट की बेटा नजर से देखें तो कैलकुलेटर अगर हाथ में पकड़े, यदि गेम ऑन इस, अब देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सामने है, फिगर्स सब कुछ नहीं बता रही, लेकिन अगर हम एक छोटी सी वर्किंग कर रहे हैं, मसलन कंपनी ए का 20 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट है, जीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर मैं 20 मिलियन कैलकुलेटर पे लिखूं, वैसे ये तो सिंपल है, वैसे 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 का आंसर तो आ जाएगा 20% ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। आपको पता है 20%, क्या फॉर्मूला यूज किया मैंने, 20 ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100। जरा कंपनी बी में करवाएं, कैसे करेंगे? 20 डिवाइड बाय सर 50 इंटू 100 से क्या आंसर आता है? तो अगर इन्हीं फिगर्स को मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूं तो क्या कोई डिसीजन लेने में आसानी हो रही है? तो ये रेशो मैंने आपके सामने एक रेशो कैलकुलेट की है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रॉस प्रॉफिट रेशो या ये रेशो एनालिसिस? इससे हम कंपनीज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करके डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो अब ये परसेंटेज हमें स्ट्रेट अवे क्या बता रही है कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेहतर है? कंपनी बी ने कम सेल से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया, और डेफिनेटली हायर द प्रॉफिट परसेंटेज द हायर द बेटर, ठीक है, कम सेल से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लिया। तो ठीक है, दोनों की फिगर्स तो सेम आ रही हैं, लेकिन किस टूल ने हमें हेल्प की है कि हम डिसीजन कर सकें? रेशो। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है, और भी बहुत सी रेशियोज हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो नंबर 1 क्या था, दोबारा जरा देखते जाएं, पहले क्या है, IS1 है, 7 है, फिर एक रेशियो एनालिसिस का टॉपिक है। इन तीनों को इकट्ठा अगर देखें तो ऊपर सबसे ऊपर ग्रिड देखिएगा जहां ये बने हुए हैं, इन तीनों की कंबाइंड वेटेज है अराउंड 20 से 30 मार्क्स का, इसमें से पेपर भी आता है। आगे चलें जरा, बी जो ग्रिड है, बी जो उसका एरिया है, उसमें बेटा तीन चीजें हाईलाइट करें। एक है लिखा हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये ना बेसिकली कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के हवाले से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेसेस प्रॉफिट के लिए होते हैं, लेकिन अगर कुछ चैरिटेबल हॉस्पिटल हो
ये चैरिटेबल स्कूल है, एनजीओज हैं, ये प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट? आई कैप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सही वो तो सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं यार, कमाल है यार। आई कैप आपके लिए सर्विसेज दे रहा है यार। आई कैप का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चे सीए करना है, और क्या मकसद है यार, कमाल। अच्छा सॉरी, अच्छा बताएं बताएं। आई कैप बिजनेस कर रहा है बेटा, नहीं कर रहा है या अल्लाह मेरी मदद करी, मैं सच बोलूंगा। आई कैप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपकी बेटा डोनेशन से, सॉरी डोनेशन नहीं, सब्सक्रिप्शन से चल रहा है। सब्सक्रिप्शन है यार, एनुअल सब्सक्रिप्शन देते नहीं आप, तो आप मेंबर आई कैप यार, स्टूडेंट मेंबर्स हैं आप। अगर नहीं सब्सक्रिप्शन देंगे आई कैप कैसे चलेगा? तो वो सर्विसेज दे रहा है आपको। तो थ्योरेटिकली स्पीकिंग चले, अगर अदरवाइज नहीं समझ आ रहा आपको, तो आई कैप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरेटिकली स्पीकिंग। लेकिन बहरहाल इसको अगर हम साइड पे रखते, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स वगैरह मैं बोलूँ वर्ड, पता है सबको? फॉर एग्जाम्पल शौकत खानम हॉस्पिटल है, द मेन ऑब्जेक्टिव इज के सर्विसेज दी जाए। लेकिन एक छोटी सी चीज प्लीज, डेफिनेटली अगर कोई ऐसा पर्सन जाएगा वहां जो अफोर्ड कर सकता है, तो उससे वो डेफिनेटली पैसे लेंगे। चैरिटेबल का ये मतलब नहीं होता कि 100% फ्री सबको ट्रीटमेंट। जो अफोर्ड कर सकता है उससे पेमेंट लेंगे, और लेकिन उसकी जो पेमेंट उससे लेंगे, पैसे लेंगे, वो फिर उन लोगों को सर्विसेज देने में इस्तेमाल की जाएंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मसलन इसका मतलब इसका ये होता है कि अगर कोई एक्स्ट्रा पैसे कमा भी ले जाए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसकी ड्राइंग्स नहीं करते, ओनर्स उसकी ड्राइंग्स नहीं करेंगे, वो पैसे बिजनेस के मकसद के लिए उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज में यूटिलाइज होता है। तो इसकी फिर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये इंशाल्लाह फिर एक कॉन्सेप्ट आएगा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। उसमें फिर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देन उसके बाद एक वर्ड्स अंडरलाइन करें नेक्स्ट में, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। छोटी सी एक चीज रिकॉल करें, अगर आपने स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, तो क्या आपके सामने ट्रायल बैलेंस होना चाहिए? सोच के ट्रायल बैलेंस होता है सर, फिर एडजस्टमेंट्स होती हैं, फिर ही बनाते हैं ना। तब ट्रायल बैलेंस अगर होगा, ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होना चाहिए, तो उसका मतलब जर्नल बना होना चाहिए, लेजर्स बने होने चाहिए। तो अगर तो जर्नल बनाओ, लेजर्स बने और ट्रायल बनाओ, तो इट मींस डबल एंट्री सिस्टम अडॉप्ट हुआ हुआ है, आप इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लेंगे। लेकिन जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो अकाउंटेंट्स अफोर्ड ना कर सकें, उस तरह से अकाउंटेंट को सैलरी पे हायर करना उनके लिए पॉसिबल ना हो, तो वो फिर एक जर्नल लेजर्स ट्रायल अगर ना बना सकें, तो विदाउट प्रिपेयरिंग द जर्नल लेजर ट्रायल भी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन सकती है। लेकिन वो पहले आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, वो FR1 में हम डिस्कस करेंगे कि अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो तो उनसे फिर इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट कैसे बन जाती है। पहले आपको क्या एक्सपीरियंस है कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने से पहले क्या होना चाहिए? ट्रायल बना होना चाहिए। लेकिन अगर ट्रायल ना हो और बस कुछ इन्फॉर्मेशन दी हो, नहीं बेटा अगर लेजर्स बन गए हैं फिर तो ट्रायल हम खुद बना लेंगे। नहीं नहीं मतलब, और लेजर्स कहाँ से बनेंगे? जर्नल से। तो अगर जर्नल होगा हम खुद बना लेंगे लेजर्स, हम खुद ट्रायल बना लेंगे। लेकिन अगर जर्नल ही ना हो, तो फिर हम जर्नल टाइप कोई शॉर्टकट ढूंढ के इंशाल्लाह बगैर लेजर और ट्रायल बनाए सीधा इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट अगर बना लें, तो उसको हम क्या कहेंगे कि हमने अकाउंटिंग की है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, लेकिन बारह ये नई चीजें, मैं सिर्फ थोड़ा सा एक एक लाइन में कोशिश कर रहा हूँ कि आपको आइडिया देने। नहीं नहीं बेटा, एक्सट्रैक्ट्स तो ये होते हैं कि अगर आपको फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का एक सवाल दिया हुआ है, आपको वहीं से जहन में आया होगा कि उसमें उसने कहा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना दें। एक्सट्रैक्ट्स तो ये है कि सिर्फ वो रेलिवेंट एरिया बनाए, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में हम पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना देंगे। इट मींस वो हमारी बैलेंस शीट इंशाल्लाह फिर रिकंसाइल भी होगी, सिर्फ वो पोर्शंस नहीं। वो तो होता है ना, डाटा थोड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ हमें बिजनेस की इंफॉर्मेशन दी होगी, फॉर एग्जांपल सेल इतनी हुई है, परचेजेस इतनी हुई है, ये एसेट्स हैं, और मतलब वो लेकिन ट्रायल फॉर्म में नहीं है, डबल एंट्री फॉर्म में नहीं है। लेकिन उसी को फिर हम खुद से कन्वर्ट करके पूरी इनकम स्टेटमेंट और पूरी बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट्स नहीं। एक्सट्रैक्ट्स वो होता है जिसमें सिर्फ रेलिवेंट एरिया आ रहा हो। ये है जिनमें मतलब फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन का अगर सवाल है और आपसे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स मांगे हुए हैं, तो आप नॉन करंट एसेट्स की हेडिंग में सिर्फ वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या लैंड एंड बिल्डिंग के सामने फिगर लिख लेंगे, आपके कोई कंसर्न नहीं कि करंट एसेट्स कितने हैं या कैपिटल कितना है। ये तो है एक्सट्रैक्ट्स। या अगर बैड डेट्स का क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो उसमें डेटर्स लेस अलाउंस, बाकी आपका नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट लायबिलिटी से कोई लिंक नहीं है। लेकिन इसमें
रिकॉर्ड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, लेकिन हम पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट इंशाल्लाह बनाया करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सट्रैक्ट से डिफरेंट है। एक्सट्रैक्ट होता है सिर्फ रेलिवेंट एरिया, ये हम पूरी इनकम स्टेटमेंट और पूरी बैलेंस शीट इंशाल्लाह। ठीक है, देन बेटा उसके बाद थर्ड इसमें लिखा हुआ है कुछ फैक्ट्री से रिलेटेड हमने डिस्कशन करनी है। आपने इंट्रो में सिर्फ पढ़ा है कि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की काउंटिंग कैसे होती है। ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जिसमें चीजें परचेज करके सेल हो रही होती है। लेकिन FR1 में आपके सिलेबस में फिर हम ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, चीजें अगर बना के सेल हो रही हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो शर्ट्स स्टिच करके बेचती है, मतलब फॉर एग्जांपल क्लॉथ खरीदती है और शर्ट्स को बना के क्लॉथ को शर्ट्स में कन्वर्ट करके शर्ट सेल कर रही है, तो ये कंपनी क्या कहलाएगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। फॉर एग्जांपल अगर कोई बाटा को जेन बनाए, बाटा या सर्विस, तो वो लेदर खरीद रहे होंगे और क्या बना रहे होंगे? शूज बना के बेच रहे होंगे। तो ऐसी कंपनीज जो चीजें खरीद के बेचने की बजाय बना के बेचें, उन्हें फिर क्या कहेंगे हम? मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस। और अगर चीजें मैन्युफैक्चर होनी है तो फिर एक फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल कोई होंडा लिमिटेड जेन में लाए जरा, अगर होंडा वालों ने गाड़ियां बना के बेचनी है तो क्या होंडा वालों को गाड़ियां बनाने के लिए कुछ जगह रिक्वायर्ड होगी? शेड्स अगर आपने बनानी है तो कहीं मशीनें लगानी पड़ेंगी। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री बनानी पड़ती है जिसमें चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में फिर कौन सी एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, वो फिर हमने डिस्कस करनी है। जरा पढ़े अब नेक्स्ट तरफ, मेंटेनेंस ऑफ फैक्ट्री लेजर, फैक्ट्री काउंटिंग एंट्रीज, ये भी एक नई चीज अब कहना है। मींस अब हमारे सिलेबस में ट्रेडिंग बिजनेस के साथ साथ ट्रेडिंग तो एज इट इज आएगा, कभी कभी आया करेगा, मतलब अगर एक कंपनी ट्रेडिंग बिजनेस कर रही है वो भी आ सकता है, लेकिन उसके साथ साथ नई चीज है ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी अब आपके सिलेबस में है कि उसकी फिर अकाउंटिंग कैसे होगी। तो सेकंड अगर ग्रेड में देखें हम, बी ग्रेड में, तो 3 बटा चीजें कौन कौन सी, शॉर्ट वर्ड्स में बोला जाए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कैसे होती है, अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो, पूरे रिकॉर्ड्स ना बने फिर अकाउंटिंग कैसे होती है, और फाइनली अगर फैक्ट्री की अकाउंटिंग करनी है और उसमें फिर जनरल एंट्रीज करनी है तो वो फिर कैसे रिकॉर्ड होती है। देन उसके बाद फिर लास्ट ग्रेड में सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही आपके जो सिलेबस में अब और हैं। IAS 16 बटा जो है ना, ये वही है जो पहले आपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वर्ड सुने होंगे, डेप्रिसिएशन, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें जो पहले आपके सिलेबस में नहीं थी, वो ब्रैकेट्स अंडरलाइन करने, कुछ रिवैल्यूएशन और कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह की एक्स्ट्रा चीजें भी अब हमारे सिलेबस का पार्ट है। देन फिर उसके बाद एक और स्टैंडर्ड है IAS। अच्छा, जहां जहां IAS नजर आ रहा है, क्या ये पुराने स्टैंडर्ड्स हैं या नए? तो एक गवर्नमेंट ग्रांट है IAS 20, कि अगर गवर्नमेंट से कोई ग्रांट के तौर पर पैसे मिल गए तो उसको फिर कैसे काउंट फॉर करें। अच्छा, कोई लोन और ग्रांट में फर्क होगा और कुछ इसके अलावा? मेन डिफरेंस क्या होगा? अगर आपसे आपको किसी से पैसे मिले हैं तो क्या हम उसे लोन समझें या ग्रांट समझें? अगर तो ओनर से पैसे मिले ना, वो तो कैपिटल है, तो वो तो एक सेकंड सेपरेट रखना है। एक इसमें मेन डिफरेंस बेटा ये है, अगर आपने पैसे वापस करने हैं तो वो लोन है, लेकिन अगर आपने पैसे वापस नहीं करने, आपके ही हो गए हैं विद सर्टेन कंडीशंस, वो डेफिनेटली फिर डिस्कस करेंगे। अगर रीपेमेंट होनी है तो वो लोन है। कोई भी आपको जितने मर्जी अच्छे लफ्ज से कोई पैसे दे, लेकिन बाद में एंड में वो कह दे कि यार वापस भी करने हैं, तो वो जो मर्जी लफ्ज इस्तेमाल करता रहे, आपने उसे फाइनली क्या समझना है, तो वो लाइबिलिटी है। ग्रांट का वर्ड कब यूज होना चाहिए? जब पैसे रीपे नहीं करने। तो समटाइम गवर्नमेंट्स उन कंपनीज को ग्रांट्स देती हैं जिन कंपनी से वो चाहते हैं गवर्नमेंट्स के ये कोई एक्स्ट्रा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जिसमें ये अदरवाइज इन्वॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल शायद कुछ कंपनीज जो हैं वो ऐसे एरियाज में जाकर बिजनेस ना करना चाहें जहां उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नजर ना आ रहा हो। फॉर एग्जांपल किसी बलूचिस्तान के रिमोट एरिया को जेन में लें, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वहां भी बिजनेस स्टैब्लिश हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को इनकरेज करने के लिए कह सकती है कि जो आपकी इनिशियल कॉस्ट आएगी उसमें से फर्स्ट करें 80% हम दे देंगे, ग्रांट के तौर पे दे देंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट समटाइम्स इनकरेज करने के लिए बिजनेसेस को कुछ फंड्स
रीपेमेंट के बगैर भी उन्हें इनकरेज करने के लिए दे सकती हैं, तो वो उन्हें फिर क्या कहेंगे हम, गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है प्लीज? थोड़ा जितना बोल रहा हूँ मैं। देन उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है IS 23 बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट के साथ अगर ब्रैकेट में लफ्ज लिखें इंटरेस्ट एक्सपेंस। बोरिंग किसे कहते हैं? उधार को किसे कहते हैं? लोन। उधार लोन ही है ना यार। तो लोन की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट सिंपली मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट। व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। लेकिन बड़ा इसकी समटाइम्स एक्सेप्शंस भी हैं। अगर आपने कोई एसेट खरीदा है लोन लेके एसेट खरीदा है, तो वो जो लोन रिलेटेड इंटरेस्ट है, लोन रिलेटेड इंटरेस्ट, समझ आ रही बात? फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी लेनी है 50 लाख की, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपने पहले बैंक से पैसे लिए, एंट्री बोला कैश डेबिट लोन क्रेडिट, 50 लाख आ गया। अब आपने मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया, कैश खत्म हुआ है, कंसंट्रेशन सोचें, कैश खत्म हो गया लोन खत्म हो गया। बैंक को फोन करके कहेंगे भाईजान लोन खत्म हो गया? नहीं कह सकते। वो जो उससे पैसे लिए थे वो तो हमने यूज कर लिए हैं, लेकिन वो जो उसके पैसे, जो लोन के पैसे हैं, उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना जब तक वो लोन वापस नहीं करेंगे। तो अब अगर किसी एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए हमने कोई बैंक से लोन लिया हो, तो वो जो इंटरेस्ट उस पर इंकर होता है उस लोन पे, वो इंटरेस्ट भी विद सर्टेन कंडीशंस इस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होता है। अब बता एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाते हुए जितने खर्चे हो जाए हैं वर्ड्स में, ऑल अमाउंट्स इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट। एक मशीनरी अगर ली है तो क्या उसमें कैरेज कॉस्ट ऐड होती है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ऐड होती है। तो अगर एक एसेट को हमने लिया और उसके लिए लोन ले लें, तो उस लोन का इंटरेस्ट भी समटाइम्स विद सर्टेन कंडीशंस एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज हो जाता है। बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट एक्सपेंसिव होता है, लेकिन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस इंटरेस्ट कैपिटलाइज भी हो सकता है। वो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं, वो कैसे कैपिटलाइजेशन होती है, ये हम सब कुछ कहाँ डिस्कस करेंगे? IS 23 में किस मतलब इसमें क्या चीज हम डिस्कस करेंगे कि बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, बाय डिफॉल्ट एक्सपेंस आउट है, सर्टेन सिचुएशंस में कैपिटलाइज भी हो सकता है, कैसे होता है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर IS 36 बेटा है, ये एक इम्पेयरमेंट का भी कॉन्सेप्ट होता है, ये बिल्कुल नई चीज है इसलिए इसको मैं इसको रहने देता हूँ। फिर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट भी है। तो इस वजह सिर्फ मैं कुछ नाम वो बोल रहा हूँ जो चीजें रिलेटेड है उनको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। फाइनली आपके सिलेबस में एक IFRS भी है। IFRS का मतलब एक नया स्टैंडर्ड भी है। कौन सा है? 15, और ये रिलेट करता है रेवेन्यू से। और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? सेल नहीं, प्रॉफिट नहीं, ना ना ना। रेवेन्यू मीन्स होता है इनकम। लिखे लिखे लिखे, रेवेन्यू इनकम्स को कहते हैं। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम में से फिर एक्सपेंसेस लेस करके प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट को रेवेन्यू नहीं कहते। आप इनकम स्टेटमेंट बनाए ना अपने जहन में, जो सबसे ऊपर फिगर आती है वो रेवेन्यू है। सही कह रहे हैं आप लोग। अब आप लोगों ने जो पढ़ा वो ट्रेडिंग बिजनेस पढ़ा, तो ट्रेडिंग बिजनेस में इनकम कहां से जनरेट होती है? चीजें बेच के। तो हम वो सेल जो लिखते हैं वो रेवेन्यू, वो इनकम है। इसी तरह अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में भी चीजें बेची जा रही हैं तो सबसे ऊपर सेल ही आएगी। लेकिन एक मिनट सोच के बैंक जेन में लाए जरा। बैंक अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहा है तो बैंक सबसे ऊपर क्या लिखेगा? नहीं नहीं नहीं, इनकम स्टेटमेंट बता, डिपॉजिट तो उसका लायबिलिटी एसेट होगा, इंटरेस्ट इनकम, तो वो उसका रेवेन्यू। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने इंटरेस्ट रेवेन्यू कमाया वो उसकी इधर इनकम है। हिम्मत वाले जो है हिम्मत मारो, ये कहां होता है इधर इनकम? ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे। तो इनकम सबसे ऊपर आती है। बिजनेस की कोई जो भी इनकम है वो इनकम स्टेटमेंट के स्टार्ट पे आती है, और उस मेन इनकम के अलावा अगर कोई इनकम हो तो अदर इनकम कहलाती है। तो बैंक इंटरेस्ट इनकम को कहां लिखेगा? स्टार्ट पे। अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज अपना अपने इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, कोई कॉलेज अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहा है, तो वो सबसे ऊपर क्या लिख रहा होगा? उसका रेवेन्यू क्या है? फीस इनकम। फीस इनकम नहीं समझ रहा?
कमीशन एजेंट अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहा, कमीशन इनकम, कोई लैंडलॉर्ड अपनी इनकम स्टेटमेंट बना रहा, रेंट इनकम। तो जो मेन बिजनेस की इनकम्स हैं वो रेवेन्यू कहलाती हैं। इनकम इज रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। रेवेन्यू डजंट मीन्स प्रॉफिट, रेवेन्यू मीन्स मेन बिजनेस इनकम। और कोई भी मेन इनकम के अलावा इनकम है तो वो क्या कहलाती है? अदर इनकम। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम में से सारे खर्चे लेस करके प्रॉफिट आता है। तो प्रॉफिट इज द डिफरेंशियल बिटवीन income and expenses, and what is revenue? Main business income. I hope you clear about, ठीक है सर? आप लिख रहे मेन बिजनेस इनकम इज रेवेन्यू। तो यकीनन अपने इंट्रो के लेवल पे हमने उन्हीं बिजनेसेस को डिस्कस किया है जो गुड्स बेचते हैं, लेकिन जब हम ये IFRS 15 पढ़ेंगे रेवेन्यू वाला, तो इसमें अब मैंने बहुत से बिजनेसेस आपको अदरवाइज भी गिनवाए हैं। कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये मेन इनकम्स भी हो सकते हैं। और अगर ये मेन इनकम्स हो जाएंगी तो फिर हम इसे रेवेन्यू बोलेंगे। बाय डिफॉल्ट जनरली स्पीकिंग जब मैं कभी रेवेन्यू वर्ड बोलूं तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? इनकम की बजाय भी अगर सेल भी आ जाए तब भी ठीक है। सेल ठीक है, सेल भी इनकम है सर जी, सेल इनकम। तो हम नॉर्मली उन बिजनेसेस की डिस्कशन कर रहे होते हैं ना जो चीजें बेच के इनकम कमा रही हैं। तो सेल ठीक है, लेकिन प्रॉफिट इज नॉट रेवेन्यू, sale is revenue and sale income is revenue if there is a business which is earning revenue from sale of goods, चाहे वो ट्रेडिंग हो या मैन्युफैक्चरिंग हो। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्ड? बहरहाल ये बड़ी लंबी सी बहस है और बड़ी डिटेल बहस है, मे भी 2 हफ्ते लग जाए शायद हमें से। चले अब हमारे पास जरा रजिस्टर खोल, मेरे ख्याल कुछ स्टार्ट करना पड़ना है नहीं? यही सर। सर जी रजिस्टर निकालें सर, आज भी नहीं सर, या आज तो सर इंशाल्लाह, या बिस्मिल्लाह। चले सर जी आपको बेटा ये नजर आ जाएगा, ये आप जो एक्सट्रीम पे बैठे हैं, ये आगे जो साफ बैठे हैं, यहाँ जो लिखता हूँ मैं, नजर आ जाएगा? ये सर जी सबसे पहले हेडिंग लिखेगा टाइप्स ऑफ बिजनेसेस। सर जी दानियाल एंड वहाब बेटा सब कुछ इंशाल्लाह होगा, जस्ट रिलैक्स है, ठीक है दानियाल वहाब? कोई टेंशन नहीं। अच्छा बुक्स के हवाले से आप बेटा कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, इंशाल्लाह बुक आपको मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। और जो ऑनलाइन हजरात हैं आपके इंशाल्लाह रजिस्टर्ड एड्रेसेस लेके उस पर इंशाल्लाह विद इन दिस वीक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके रजिस्टर्ड एड्रेसेस तक पहुंच जाए। तो आप बुक्स की काइंडली कोई टेंशन ना लें, वो इंशाल्लाह सब कुछ मिल जाएंगे। तो हेडिंग लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। जी सर जी आपके SFR 1 के सिलेबस में अब 2 तरह के बिजनेसेस हैं, अभी जो मैं बात कर रहा था, ट्रेडिंग बिजनेस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। कोई नई बात करने से पहले जस्ट रिकॉल कि अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसमें इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है? हेल्प करनी है सर आपने।
जी स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है? सेल्स। यकीनन अगर कुछ सेल रिटर्न्स है तो वो लेस कर देंगे। नेक्स्ट हेडिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स। नहीं बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिर होपफुली आपके ज़हन में आ जाएगा, हम एक नोट बनाते हैं। नहीं बनाते, हम अलहदा वर्किंग्स में चले जाते हैं या इसी में बना देते हैं। सर जी प्लीज है, अलहदा वर्किंग में चले जाते हैं। नहीं चले जाते हैं या चले जाते थे, जाएंगे भी और जाते भी थे। क्या करते थे उधर जाके? या चाहे एक्सप्लेन ना कीजिएगा सारा, आप एक समरी से बना लीजिएगा, लेकिन जस्ट टू रिकॉल कैसे कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज सीरियस रहिएगा, हमारा हरगिज ये चैलेंज नहीं है कि साथ वाली चेयर पे ना भी दोस्त बैठने की बावजूद मैंने इससे बातें करनी है। प्लीज बेटा, अब तो चेयर का भी गैप है, तो हमने हरगिज ये मिशन नहीं बनाना कि मैंने बातें फिर भी करनी। प्लीज यार, कॉस्ट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते थे? ओपनिंग स्टॉक लेते थे, परचेजेस ऐड करते थे, रिटर्न्स ऑन लेस करते थे, कैरेज इनवर्ड्स होता था, कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस। हिम्मत करें घूम गया कहीं। अगर आपने इंपोर्ट की हैं चीजें तो कस्टम ड्यूटीज हैं, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी परचेज कॉस्ट का पार्ट होते हैं या नहीं? रिफंडेबल होते हैं या नॉन रिफंडेबल होते हैं? तो कुछ ना कुछ तो जेब में लगा इसे निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज प्लस नॉन रिफंडेबल टैक्सेस इफ एनी, देन माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल की फिर जो फिगर आएगी वो हम अपने मेन पेज पे लाएंगे। ऐसे नहीं होता था? या आप इस तरह से कह लें, अगर फर्स्ट पेज पे बनाते थे तो पेज के कहीं नीचे जाके वर्किंग करते थे। तो मेन 3-4 चीजें जरूर जेहन में लानी है अपने। ओपनिंग स्टॉक, ये हाफ पेज छोड़ दें आप पेज के नीचे चले जाएं अगर लिख रहे हैं आप। मैं साथ लिख रहा हूं, आप लोग नीचे जाके लिखिएगा। और प्लीज अगर मैं कोई नई बात कर रहा हूं तो जरूर पूछनी है आपने, अगर आपको लग रहा है कि मैं कोई नई बात कर रहा हूं। सब कंफर्टेबल है वैसे? प्लस परचेजेस प्लस कैरेज, इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स माइनस, बाकी अब मैं बहुत सारी बातें जो मैंने वैसे बोल दी हैं वो नहीं लिख रहा, मेन चीजें 3-4 जहन में लाएं। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आप लोग बेटा ये जो लास्ट लाइन में बैठे हैं सही नजर आ रहा है? ये जो स्टूडेंट्स लास्ट लाइन में है, नहीं मतलब छोटा तो नहीं कहीं लिख रहा? माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और फाइनली ये जो टोटल आ जाएगा, ये टोटल फिर हम उठा के सेल में से लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। यकीन बेटा इसमें कोई शक नहीं कि इंट्रो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुश्किल काम है, क्योंकि हमारी बेस नहीं थी। मेजोरिटी ने शायद फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ी थी। इसमें कोई शक नहीं कि इंट्रो आसान आपको लगी होगी, मेरे लिए जरा मुश्किल थी, ठीक है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि इंट्रो पढ़ने के बाद अगर आप उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आगे चलेंगे तो यकीनन चीजें तो नहीं है, अभी हमने देखा सब कुछ नया लिखा हुआ सिलेबस में, लेकिन अगर अब आपको इंट्रो के कॉन्सेप्ट्स कुछ ज़हन में रिफ्रेश हो जो हैं जितने मुझे चाहिए, तो अब FR1 को समझना मुश्किल नहीं, लेकिन डेफिनेटली पढ़ना है, रिवाइज करना है, सवाल करने हैं, प्रैक्टिस करनी, वो एक अलग इशू है, लेकिन अब समझना इशू नहीं है। चीजें अब सारी वही हैं, मतलब अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो है वही, हो सकता है प्रेजेंटेशन में थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है कंपनी के एंगल से, ठीक है। तो प्लीज कोशिश पूरी करें, प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं। देखें वो अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें इंट्रो में हमारे हालात क्या होते हैं, बड़ी मुश्किल से कोई महीने के बाद जाके पता चलता है कि मशीनरी डेबिट होती है, और बहुत दिनों बाद कहीं जाके पता चलता है कि लाइबिलिटी अगर कम हो जाए तो वो भी डेबिट ही होती है। लेकिन आई होप कि वो दिन गुजर गए हैं। मसलन अगर लोन वापस करें, जल्दी से बोलें एंट्री क्या होती है? लोन वापस एंट्री बोल रही है, लोन डेबिट कैश क्रेडिट, ऐसे ही ना सर। अगर ओनर गुड्स ले जाए तो कुछ ना कुछ कोशिश हो जाती है, आई होप कि हो जाती है, ठीक है ना।
तो वो स्टेज नहीं है, और अकाउंटिंग का रियल प्रॉब्लम ये है, ठीक है, अकाउंटिंग का रियल प्रॉब्लम ही वो डेबिट क्रेडिट है। तो अगर डेबिट क्रेडिट आई होप कि कुछ रिजॉल्व हो गया है, हो जाए, तो इंशाल्लाह प्लीज इश्यू नहीं है। थोड़ा सा ये मैंने कोशिश की आपको मोटिवेट भी करूंगा, और प्लीज मुझे जरूर मेरी ये स्टेटमेंट एवेल्युएट करने के बाद मुझे 10-15 दिन बाद बताइएगा। ये चीजें अब आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि बस आपने सरसी से सुना तो ये बात खत्म हो जाएगी। इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ओनली रिक्वायरमेंट इज कि आप जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और क्वेश्चंस अगर दिए हैं तो उसको घर में सॉल्व करके रिवीजन भी करें साथ साथ। वो तो अपनी जगह चीजें, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह अब आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। तो ये बार मैंने एक स्टेटमेंट ऐसे ही बोल दी है। होपफुली हफ्ते बाद मैं आपसे दोबारा पूछूंगा तो मुझे बताइएगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है ना सर? ऐसे ही है ना सर? साथ साथ ही चलना है। आगे बताएं जी, आगे क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद सर क्या होता है? 3-4 एग्जांपल्स बोलते हैं बगैर लिखे अदर इनकम की। जी जी, बोली जाए बोली जाए बोली जाए, अपनी अपनी बोलना सर। सर जी कोई एग्जांपल है? नहीं, ट्राई करो बेटा, इसमें क्या मसला? यार बताया तो है नहीं आपने। अच्छा जी, अदर इनकम के बेटा चंद एक एग्जांपल्स अगर मैं बोलूं तो रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिस्काउंट रिसीव, गेन ऑन डिस्पोजल में आता है। गेन ऑन डिस्पोजल, अगर लॉस है तो वो शायद एक्सपेंसेस में जाएगा, लेकिन अगर गेन है तो वो भी अदर इनकम है। आगे चलें चलें, देन उसके बाद हेडिंग सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। अगर कोई ब्रेकअप दिया हो तो मे बी अलग भी लिखा जा सकता है, और शायद एक कंबाइंड हेडिंग भी बन सकती है। ठीक है, तो सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, इसकी छोटी सी लिस्ट बनाई नीचे जाके जरा। फॉर एग्जांपल अगर इसकी मैं एक नोट बनाना चाहूँ, बनाए 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 सर। बिजली का बिल को इंग्लिश में लिखें, लिखें लिखें, अपनी लिस्ट बनाए जरा, 5-6 एग्जाम्पल बनाए, जो समझ आता है 3-4 अपनी लिखें, मैं फिर लिखता हूँ। These are salaries and benefits, discount allowed, as in में डिस्काउंट अलाउड की कोई एंट्रीज इन में लाए? डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउ में हम पैसे नहीं देते, हमें कम पैसे मिलते हैं। डेटर से ₹1,00,000 लेना है और उससे 95,000 ले लिया है, फुल सेटलमेंट वर्ड इन में लाए। 5,000 नहीं लिया है, कैश नहीं देते हम। डिस्काउंट अलाउड में ये नहीं कि हमने कैश पकड़ा दिया, डिस्काउंट अलाउड का मतलब हमने कम पैसे लिए। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट एंड डेटर्स क्रेडिट, रिसीवेबल कम हो जाता है। 1,00,000 की बजाय हम अगर उससे 95,000 ले रहे हैं तो इट मींस 5,000 अब हमारा रिसीवेबल नहीं रहा। तो डिस्काउंट अलाउड डजंट रियली मींस कि हमने पैसे पकड़ा दिए। डिस्काउंट अलाउड मींस हमारा रिसीवेबल रिड्यूस हो गया। क्लियर है? तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट, डेटर्स क्रेडिट, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट। डिस्काउंट रिसीव की एंट्री क्या है? वो भी उसी तरह, वो भी उसी तरह क्रेडिटेड डेबिट है। डिस्काउंट रिसीव में ये नहीं होता कि हमें पैसे मिल गए, डिस्काउंट रिसीव में क्या हुआ, हमें कम पैसे देने पड़े। ये दोनों एंट्रीज लिखे रखें अलग, ये देखिए साइड पे। डिस्काउंट अलाउड की डबल एंट्री, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। अब डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है आपका, लेकिन ये क्यों एक्सपेंस हो गया? क्योंकि रिसीवेबल कम हो गया, रिसीवेबल कम होके एक्सपेंस बढ़ गया। समझ आ रही बात की? रिसीवेबल कम होके एक्सपेंस बढ़ गया। और डिस्काउंट रिसीव के एंगल से, डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है,
तो ठीक है, इनकम बढ़ने से इनकम क्रेडिट हो गई, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव में आपको पैसे नहीं मिलते, आपको कम पैसे देने पड़ते हैं, तो आपकी लायबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर कम हो जाती है। ये क्लियर है बात, ये एक्सप्लेन करूं फर्दर? जी, कंपाउंड एंट्री हो जाती है, कंपाउंड, मतलब फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिखे नीचे, ये नोट करेंगे जरा। कैश ऑफ रुपीज, एक सेंटेंस लिखा, 95,000 is received in full and final settlement of rupees 1 lakh. Cash of rupees 95,000 is received in full and final settlement of 1 lakh. ये लिखे, इसकी क्या एंट्री करेंगे? नहीं यार, कॉन्ट्रा एंट्री सर जी ना करें सर, कॉन्ट्रा एंट्री है ये। नहीं बेटा, कैश ऑफ रुपीज 95,000 इज रिसीव्ड, 5,000 डिस्काउंट है। हाँ नहीं यार, लिख के करो ना, लिख के करो, जिसको जो समझ आता है प्लीज लिखें। ठीक है ठीक है, शाम साहब, ठीक है, उस्मान, अस्सलाम लियाकत साहब, इनामुल्लाह साहब। नहीं यार, आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी ना, स्टेटमेंट लिखा जरा। अब इसके बेटा दो वेज हो सकते हैं, जरा आपने जो भी लिखा है वो ठीक है, पहले मेरी बात सुन लीजिए जरा। क्या इस स्टेटमेंट में कहीं आपको डिस्काउंट अलाउड नजर आ रही है? और सर जी नजर आ रही है यार, ये कोई सवाल था ही नहीं है, तो मैंने मजाकन पूछा था यार, नजर आ तो रही है। तो डिस्काउंट अलाउड की बेटा अगर एंट्री में करूं, कौन से सुनेगा जरा, सिर्फ समझने की कोशिश करें। डिस्काउंट अलाउड डेबिट डेटर क्रेडिट बाय ₹5,000, यकीनन कंपाउंड भी हो सकती है, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ये मेरी एंट्री, इस एंट्री से क्या होगा, एक्सपेंस 5,000 रिकॉर्ड हो गया, और मेरा रिसीवेबल अब 1 लाख की बजाय 95,000 रह गया, और अब 95,000 कैश रिसीव हुआ है, तो सेकंड एंट्री फिर मैं कर लूंगा कैश डेबिट और डेटर क्रेडिट कितने से, 95,000 से। इन अदर वर्ड्स 95,000 और प्लस 5,000 से मेरे डेटर टोटल 1 लाख से खत्म हो जाएगा। 5,000 क्यों खत्म हुआ, हमने डिस्काउंट दे दी, हमने नहीं लेने पैसे, हमने डिस्काउंट के तौर पे 5,000 छोड़ दिया, 5,000 उसकी वजह से रिड्यूस हो गया, और 95,000 क्यों रिसीवेबल खत्म हो गया, क्योंकि हमने कैश रिसीव कर लिया। ऑब्वियसली अब इनको दो एंट्रीज बनाने की बजाय, इसको दो एंट्रीज में लिखने की बजाय, क्या हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं? क्या एंट्री बन जाएगी फिर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 5,000, कैश डेबिट 95,000 और डेटर्स क्रेडिट, तो अलग अलग भी ठीक है, लेकिन आप क्योंकि अब बड़े हो गए हैं, इसलिए मुझे बड़ों वाली एंट्री करनी चाहिए। तो क्या एंट्री करूं कंबाइन करके, कैश डेबिट 95,000, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 5,000, और डेटर टोटल करके क्रेडिट हो गया 1 लाख। और मैंने जो ऊपर अभी एंट्री लिखी थी वो मैंने जरा सिर्फ डिस्काउंट अलाउड के लिए एंगल से लिखी थी, तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर क्रेडिट अलहदा याद रख लें, बाकी ऑब्वियसली हम इसे कंबाइन करके भी लिख सकते हैं अगर हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन हो। आप यही कह रहे थे, समझ आ गई बात? अच्छा इस तरह करें जरा, इसी एंट्री को जरा एक मैं और स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसमें करके देखें, फाइनल कर लेता हूँ। ये नोट तो नहीं करा कोई, अगर कोई लिख रहा है तो बता दें, मैं रुक जाता हूँ, दोनों एंगल्स लिखिएगा जी।
कि अब हम फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मींस अगर मैं 95,000 लेके 1 लाख रुपया फुल एंड फाइनल सेटल हो रहा है तो इट ऑब्वियसली मींस कि शायद हम 5,000 नहीं ले रहे। हो सकते हैं, लेकिन अगर फुल एंड फाइनल सेटलमेंट वर्ड हो विदाउट एनीथिंग तो मेरा ख्याल हमेशा हम डिस्काउंट अलाउड ही लेते हैं, और उसके लिए शायद ये वर्ड नहीं होता फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आ रहा किसी में? जी मैं डियर एक और सेंटेंस लिख लें। रुपीज 47,000 कैश is received, sorry is paid। अब ऑपोजिट जरा कर लें। in full and final settlement of 50,000 rupees to a supplier किसी को अगर खासतौर पर आखिरी लाइंस में अगर लिखा पढ़ा ना आया करे, जो आपको सही अगर नजर नहीं आ रहा तो बता दीजिएगा। जी डियर लिख के एंट्री बनाए इसकी। ये ठीक है जी। इसमें बड़ा आसान चीज ये है, कैश कितना क्या है तो वो तो हो गया क्रेडिट। 3,000 अब इनकम है, 3,000 इनकम है ना, डिस्काउंट इनकम सॉरी अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000 तो ये भी क्रेडिट। तो दोनों का अगेंस्ट क्या डेबिट? 47,000 की लायबिलिटी पैसे देकर सेल हुई और 3,000 की लायबिलिटी पैसे ना देने की वजह से, डिस्काउंट रिसीव होने की वजह से सेटल हो। और अगर इसको 3,000 की अलग अलग एंट्रीज होते हैं, 33 सिर्फ 3,000 की, तो क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अब क्लियर है बिल्कुल? तो फाइनली आंखें बंद करके जरा ट्राई करें, व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिस्काउंट अलाउड, सिर्फ डिस्काउंट अलाउड की डेटर क्रेडिट, और व्हाट इज द एंट्री ऑफ डिस्काउंट रिसीव। हमेशा प्लीज ध्यान में रखिएगा, सेटलमेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट बेटा तब होता है जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो। मैं बहुत ज्यादा भी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, अब इंशाल्लाह इस पर लगाएंगे आधा पौना घंटा दोबारा, लेकिन कुछ थोड़ा सा रिकॉल करें जरा चीजें। अर्ली सेटलमेंट पे डिस्काउंट होते हैं, डिस्काउंट्स मिलती हैं। अगर आपको जल्दी पैसे मिल रहे हैं या आप जल्दी पैसे दे रहे हैं तब ये डिस्काउंट्स का कॉन्सेप्ट है। और डिस्काउंट अलाउ की जाती है कस्टमर्स को और डिस्काउंट रिसीव होती है सप्लायर्स से। कस्टमर्स डेटर्स तब बनते हैं, कस्टमर्स डेटर्स तब बनते हैं जब क्रेडिट सेल हो। हिम्मत मारो हिम्मत। और सप्लायर्स क्रेडिटर कब बनते हैं? जब क्रेडिट परचेज हो। फर्ज करें अगर कैश पे चीजें खरीदी हैं तो परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, वहां तो कोई लाइबिलिटी सप्लायर की जरूरत ही नहीं है। चीजें अगर कैश पे बेची हैं, बोले एंट्री कैश डेबिट सेल क्रेडिट, डेटर का वर्ड ही नहीं है। डेटर क्रेडिटर का वर्ड कब होगा? जब क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज होगी। बाकी इंशाल्लाह ये डिस्कशन एक किसी आध दिन बाद दोबारा करते हैं। बहरहाल आई होप कि अब मैं कभी अगर डिस्काउंट रिसीव की एंट्री बोलूं या आपसे पूछूं तो आप बता देंगे? बताएं डिस्काउंट रिसीव। असल में ज्यादा आसान क्या है, डिस्काउंट अलाउड में बोलूं तो वो एक्सपेंस है, वो डेबिट। डिस्काउंट रिसीव बोलूं तो वो क्रेडिट है, पहले वो क्रेडिट। पहले ये अगर काम कर लें तो ऑपोजिट साइड पे सोचना आसान है। डिस्काउंट अलाउड एज एन एक्सपेंस डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड एज एन इनकम क्रेडिट। अगर ये फैसला हो जाए तो उसके बाद फिर डिस्काउंट अलाउ किसको की जाती है? कस्टमर्स को या डेटर्स को। और डिस्काउंट रिसीव किससे होती है? तो वो अकॉर्डिंगली फिर आप कोशिश कर सकते हैं। रट्टा तो ऐसा लगाना जरा मुश्किल हो जाता है, डिस्काउंट अलाउड लग जाता है, फिर वो डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट ही हो जाती है इधर। तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस के तौर पर डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड एज एन इनकम क्रेडिट। अगर ये आप पहले ज़हन में फैसला कर लें
तो शायद फिर वो एंट्री अदरवाइज भी दूसरा उसका इफेक्ट भी याद आ सकता है। ठीक है, बारह हम इनकम स्टेटमेंट का कम से कम फॉर्मेट पूरा कर लें, बात हो रही है। जी सर जी, कहाँ पहुंचे हम? अब मैं एक नोट बना रहा था जरा, सिर्फ दो हुए थे एक्सपेंसेस। आसान आसान आपने लिख लिए होंगे, एक दो जरा मेरी बातें जरा और बीच में ज़हन में लाएं। जरा डेप्रिसिएशन है ज़हन में, ये भी एक्सपेंस है, बैड डेट्स भी हैं। फाइनेंशियल चार्जेस बेटा शायद एक अलग से हेडिंग होती थी शायद, तो वो मैं आता हूँ उस पर, वो तो एडमन सेलिंग के बाद होगी ना इधर। मैं जरा ये एडमन सेलिंग एक्सपेंसेस जरा पूरे कर दूं पहले। जी रेंट एक्सपेंस, बैड डेट्स, कैरिज आउटवर्ड्स, लॉस ऑन डिस्पोजल, पेटी कैश एसेट है, अगर पेटी कैश से कोई एक्सपेंस हो जाए वो फिर एक्सपेंस है। पेटी कैश, कैश अगर कहेंगे ना वो एसेट है। बार बार वो मेरा ख्याल है इस वक्त पता नहीं किसी के जहन में है या नहीं, लेकिन एक्सपेंसेस अगर हुए हैं वो एक्सपेंसेस है, और अगर पैसे बच गए हैं, कैश बच गया तो वो एसेट है, लेकिन जो कैश इस्तेमाल हो गया खर्चों में, वो जितना इस्तेमाल हो गया वो एक्सपेंस है। पेटी कैश सिर्फ ना लिखेगा, लिख रहे हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस। थोड़ा सा जरा बात पूरी करना। और कोई अच्छा सा कोई और? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली मेरे पास ठीक है बात है। कैरिज आउटवर्ड्स मैंने वैसे बोल दिया, एडवर्टाइजमेंट, अदर देन फाइनेंशियल चार्जेस, सारी चीजें आ गई। और फाइनली फिर फाइनेंशियल चार्जेस किसे कहते हैं? बैंक चार्जेस हैं, कोई इंटरेस्ट है, बैंक से रिलेटेड अगर ट्रांजैक्शन कोई है उसमें बैंक चार्जेस, दो इसकी एग्जांपल्स भी लिखना। कोई मैं अगर नहीं बात करूं तो काइंडली जरूर बताना है यार, कोई साहब को अगर महसूस हो मैं जी ये क्या बनाना शुरू हो गया तो प्लीज जरूर बता दीजिएगा। फाइनेंशियल चार्जेस की दो एग्जांपल्स ज़हन में रखनी हमेशा, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, बैंक चार्जेस, कम से कम दो रखना, बाकी चीजें और फिर इंक्लूड करते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन? तो फाइनली बेटा ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम ऐड करके, एक्सपेंसेस लेस करके, नहीं बेटा अगर फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल हो तो फिर वो लायबिलिटीज में नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन की डबल एंट्री है, इंटरेस्ट डेबिट, अगर पेएबल है तो पेएबल लायबिलिटीज में आएगा, जो एक्सपेंस डेबिट होगा वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। और अगर इंटरेस्ट डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाए तो इंटरेस्ट इनकम स्टेटमेंट में आएगा लेकिन बैलेंस शीट में लायबिलिटी नहीं आएगी, तो एक्सपेंस बैलेंस शीट में नहीं, अगर एक्सपेंस अभी रहता है पे करना वो लायबिलिटी बैलेंस शीट में आएगी। तो आपने सही आपके ज़हन में है, लेकिन वो फाइनेंशियल चार्जेस पेएबल होते हैं जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लायबिलिटीज में आएंगे। ये पता चला है जो मैंने वर्ड्स बोले, करंट लायबिलिटीज, इंटरेस्ट पेएबल, तो बैलेंस शीट में तो लायबिलिटीज आएंगे ना, और जो उसका एक्सपेंस है वो इनकम स्टेटमेंट में आएगा। तो फाइनेंशियल चार्जेस अगर पेएबल है तो उसका दूसरा इफेक्ट फिर लायबिलिटीज में आएगा। ठीक है, तो अगर बेटा ये ग्रॉस प्रॉफिट एडलेस करके एक्सपेंसेस, प्रॉफिट ज्यादा है तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए तो नेट लॉस भी आ सकता है। क्या हो गया सर जी, आज ही नींद आनी शुरू हो गई सर? आज ही गेम ऑन कर दी, अभी एक बड़ी मायूस कुन सी आवाज आई थी, ये कहीं अभी आंख तो नहीं खुली खुदा ना खास्ता? आंख लगी है खुली आंख? चले चले कोई नहीं, अभी बच्चे हैं आप। लेकिन बेटा अनफॉर्चुनेटली अब जो आप सीए कर रहे हैं आप लोग अपनी खुशी से, घरों से इतनी दूर दूर से आए, अपनी जिंदगी में अगर आप पिछला महीना ज़हन में लाएंगे तब भी एक टेंशन है, सितंबर, और अगर जिंदगी में अगला महीना ज़हन में लाएंगे और फिर अगर 2-4 महीने फिर गुजर जाएंगे तो एक मार्च आना है, फिर मई आ जाना है। तो ये कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा? जब फाइनल में जाएंगे तो वो फिर जून और दिसंबर और उसके रिजल्ट, ये कब तक सिलसिला जारी रहेगा? जब तक सीए ना हो जाए। तो बस ये थोड़ा सा एक रास्ते में रुकावट रहेगी सीए की, वरना हमारा तो पूरा साल ही खराब हो गया। कोई महीना भी ऐसा नहीं जिसमें हम रिलैक्स कर सकें, इवन इस महीने में भी अगले महीने की टेंशन शुरू होगी। ये हम ही अपने आप को एक दूसरे को ऐसे समझ सकते हैं। आप जितना मर्जी कर लें, हर वक्त कॉन्टिन्यूसली जब से पेपर दिए हैं नंबर लग रहे हैं, और अगर कहीं 2-4 कम हो रहे हो तो दोबारा लग जाते हैं। तो ये सिलसिला कब तक जारी रहना, जब तक रिजल्ट ये वाला ना आ जाए, और जैसे रिजल्ट आएगा अगली टेंशन शुरू हो जाती है। तो अब जिंदगी में हमने जो जो अच्छे काम करने हैं, सोच लें बस, जो जो जरूर करने हैं, नहीं वो सीए पे डिपेंडेंट है। सीए से तो आप वैसे ही मोहब्बत करते हैं ना, आई कैप से आप मोहब्बत करते हैं और आई कैप आपसे करता है, वो तो एक वाइस वर्सा सिचुएशन है, तो वो तो एक अलग इशू है। लेकिन जिंदगी में कोई भी अच्छा अगर काम आपने प्लान किया हुआ है, उसके रास्ते में रुकावट क्या है? तो सीए, तो ये छोटी सी रुकावट है, इसे बस आपने
ऐसे ही है यार, अल्लाह का शुक्र है, देखें पीछे मुड़ के देखे इतना सारा सी तो हो गया, AFC हो गया। चलिए मेरे ख्याल हंसते मुस्कुराते आप अच्छे लग रहे हैं, तो ये बात इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह होपफुली अब हम कल मेन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों में प्लीज रजिस्टर्स, नए जज्बे से कैलकुलेटर्स हाथ में होने चाहिए कल। बुक्स की टेंशन ना लें, बुक्स इंशाल्लाह आपको मिलेंगी, आप फिलहाल आना जाना अपना शुरू करें। उस्मान साहब छोड़ दें यार, ये हर वक्त मायूसी यार, किताब का मसला पड़ गया अभी यार। अल्लाह हाफिज।